Hello my dear students, I am Dr. Poonam Gupta, your biology faculty and very warm welcome in our channel Competition NEET। क्योंकि अब आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं तो हम हमारी जर्नी के स्टार्टिंग में आज से आप लोग अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी मंजिल होगी आप लोगों की टू क्रैक द एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट। फुल फॉर्म तो आप सभी लोगों को पता होगी। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि जितने भी आपके इंडिया में जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। इसको क्रैक करने के लिए 3 सब्जेक्ट्स में पकड़ बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। यस, चाहे आप पीसीबी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी प्रेफर करते हैं और नीट में जो 50% क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी में से होते हैं। हम भी यहाँ बायोलॉजी ही डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखिएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम नीट के पैटर्न की बात करें तो नीट में जो 180 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें से अगर 90 आप सही भी कर दें, बायो में बहुत अच्छे से आपकी कमांड हो जाए बायोलॉजी सब्जेक्ट में, और आप 90 के 90 क्वेश्चंस अगर सही कर दें तो भी 90 × 4 360 मार्क्स ही आप लोग ऑब्टेन कर सकेंगे, ठीक है। आउट ऑफ जो आपके 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो 720 में से आपके सिर्फ 360 ही आ पाएंगे। इट विल नॉट एट ऑल अलाउड टू सेलेक्ट यू, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी, उनकी भी तैयारी करनी होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में। एंड अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन कर ही लिया है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग चैप्टर्स करते जाएंगे धीरे धीरे और उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और प्लस एक जो चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी आप पढ़ाई करेंगे आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना के रखिए, ठीक है। टाइम टेबल अगर प्रॉपर नहीं होगा, स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होगा, कभी मन किया फिजिक्स उठा लिया, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, कुछ भी फिक्स टारगेट्स अगर नहीं होंगे तो 1 या 2 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, फिर आप एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे कि किसको इसका ब्लेम किया जाए। तो उससे ज़्यादा अच्छा है आज से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है, कि हमें इतने बजे इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है डेली वो चीज़ हमें रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लियर? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से आपकी, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम, ठीक है। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी, इसमें आप डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डाइवर्सिटी का मीनिंग आप सभी बच्चों को पता है, वेरिएशंस, यानी हमारे आसपास जो भी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, सब एक जैसे तो नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। नेचर ने धीरे धीरे इवोल्यूशन किया है उनका, तो किस तरह वो फॉर्म्स क्रिएट हुई वो तो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन एनिमल किंगडम में आएगा, कौन प्लांट किंगडम का पार्ट है, किसे मोनेरा बैक्टीरिया के कैटेगरी में रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में सीखनी होती हैं, ठीक है। द यूनिट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि और ये यूनिट सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों आप, क्योंकि आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी टर्म का मीनिंग आपको पता है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी है क्या? लाइफ की स्टडी। लाइफ को स्टडी करना ही तो बायोलॉजी है। तो लाइफ में कौन आता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे साथ इस प्लैनेट पे प्रेजेंट हैं, इस रूम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जिस रूम में आप बैठते हैं, क्या उस रूम में आप अकेले लिविंग क्रिएचर हैं? सोचिए एक बार को। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, द लिविंग वर्ल्ड, तो थोड़ी सी लाइफ से रिलेटेड बातें हो जाए कि जब भी हम, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, जब भी आप किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो शुरू में थोड़ी सी देर 2 या 5 मिनट आप उस टॉपिक के बारे में दिमाग में सोचो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तब जाके आपको वो टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपका ब्रेन जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करेगा, ठीक है। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द लाइफ। इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्यों हम खुद को लिविंग कहते हैं, या जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पर बोर्ड है या मेरे हाथ में मार्कर है, आपके हाथ में पेन है, नोटबुक है, इन सारी चीज़ों को नॉन लिविंग, या आपके रूम में जो फर्नीचर है, जिस टेबल चेयर पे आप बैठे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इनको क्यों नॉन लिविंग कहा? ऐसा क्या है भाई कि हमने, कोई साइंटिफिक रीज़न तो होना चाहिए, कोई प्रूफ तो दे। हम साइंस तो बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करती है। तो वो कौन से प्रूफ्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि येस
दिस इज लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, चलिए बताइए। अगर जैसे ही आप वर्ड पढ़ते हैं लाइफ, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए एनिमल्स के अलावा और कौन लिविंग है, तो आप कहेंगे प्लांट्स। और कौन लिविंग है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया। मैम बैक्टीरिया भी लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। इतना तो आप अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें नॉलेज ले ही चुके हैं कि चाहे वो हमें दिख नहीं रहे हैं, चाहे रूम में चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज बट येस दे आर लिविंग। तो किस बेसिस पर आपने उनको लिविंग कहा, वो तो दिख भी नहीं रहे। चेयर तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो तो दिख रहा है आपको, फिर भी आप उसे नॉन लिविंग कह रहे हैं। और जो इस रूम में इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन्हें आप लिविंग कह रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाट इज लिविंग, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी यही हेडिंग दिया है, व्हाट इज लिविंग, या यू मे राइट क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, ओके। जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि दिस इज लिविंग, ठीक है। तो जो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक बार मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू भी बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। देन इसके बाद लाइफ को जब आप जान जाएंगे थोड़ा बहुत कि अच्छा ये लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वेरी शॉर्ट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो हेडिंग दी है आपको एनसीईआरटी ने, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ओके। वैसे तो लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। तो वैसे तो बायोडाइवर्सिटी पे जो डिटेल चैप्टर है वो 12th क्लास के एंड में आता है इकोलॉजी में, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट डेटा दे रखा है, एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या और अभी तक कितनी स्पीशीज़ हैं जो नोन है, डिस्क्राइब्ड हैं, दैट्स इट, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप 12th में पढ़ते हैं, बट यहाँ है, सो वी विल डिस्कस इट। आफ्टर दैट इसके बाद जब हमें ये समझ में आ गया कि भाई डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स इस प्लैनेट पे प्रेजेंट हैं, तो साइंस उनको सिस्टमाइज करना चाहेगी, उनको स्टडी करने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप अपनी प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, लास्ट में आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं, आप इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे साथ इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में रहते हैं, तो उनको समझने के लिए वी हैव टू क्लासीफाई देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी के बाद हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है, और क्लासीफाई करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, जो पर्टिकुलर ब्रांच है बायो की, दैट इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी एंड, वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, काफ़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं, कई जगह तो इन दोनों को सिनोनिम की तरह भी यूज़ कर लिया जाता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, दैट वी विल स्टडी, ठीक है। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, क्लियर। देन फिर इसके बाद आएगा यहीं पर टेक्सोनॉमी वाले टॉपिक में ही हम नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ना, पहले 11th में आपके जो फर्स्ट चैप्टर में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में गिवन है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक नेमिंग की जाती है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। क्लासिफिकेशन जो है वो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, क्लासिफिकेशन के लिए तो सेकेंड चैप्टर है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो सबसे अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर का। तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ना होता है सेकेंड चैप्टर में। बट क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, या क्लासीफाई करते वक्त कौन कौन सी कैटेगरीज को स्टडी किया जाता है, जिन्हें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टेक्सॉन भी कहा जाता है, ठीक है, वो कौन कौन से टेक्सॉन हैं वो आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन in last we will discuss about taxonomical aids, taxonomical
एड्स, ठीक है। यहाँ पे एड्स का मतलब है साधन, तरीके, कि वो कौन कौन से मतलब अगर हम हमारे चारों तरफ देखें तो जैसे म्यूजियम्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जू, अगर हम जू में सैर करने जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे बहुत तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कॉमनली हमारे चारों तरफ नहीं होते हैं, उनको भी जू में रखा जाता है उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी उनको जूलॉजिकल पार्क्स मतलब लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए। बॉटनिकल गार्डन्स हैं, हर्बेरियम हैं, म्यूजियम्स हैं, देयर आर सो मैनी एड्स जिनसे टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमी यानी जो क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को, जो डाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ है उसको थोड़ा समझने में हमें मदद मिले, इस तरह के एड्स को कहा जाता है टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, क्लियर। तो ये भी इस चैप्टर में शॉर्ट में दे रखे हैं। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। और वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस इसमें से नीट में फ्रेम होते हैं, बट येस बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे पहला टॉपिक है इसका व्हाट इज़ लिविंग, अगर आपको ये ही नहीं पता कि लाइफ क्या है और नॉन लिविंग क्या है, कैसे हम कहते हैं कि बायोलॉजी में हम चेयर को स्टडी नहीं करेंगे, हम एनिमल को या प्लांट को स्टडी करेंगे, तो वाई, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दिस, दैट वी विल स्टडी इन दिस फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। स्टार्ट करें यहाँ से, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो भी चैप्टर साथ में हमारे पढ़ेंगे उसके नोट्स मेकिंग ज़रूर कीजिएगा। यू मस्ट हैव योर ओन नोट्स, आप खुद हाथ से बनाकर अगर नोट्स लिखेंगे साथ साथ में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम चैप्टर की, तो अभी अगर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बजाय इसके कि जब 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि यार हम अगर खुद के नोट्स बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर जब 3rd चैप्टर चल रहा होगा तब आप बाकी 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाएंगे तो 3rd मिस हो जाएगा, इस तरह पूरी चेन या पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इस प्रिपरेशन में, वो स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको राइट नाउ फॉलो करनी है, दैट इज़ योर ओन नोट्स, ठीक है। अपनी एक जैसे आप लोग ऑफलाइन में करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जब आप फर्स्ट डे अपने कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप न्यू नोटबुक्स खरीदते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर के पेन्स होते हैं, और फिर आप क्लास में जब टीचर टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप उसको हेडिंग डालते हैं और बहुत अच्छे से उनके साथ साथ में नोट्स बनाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपका जो ओनली मीन है दैट इज़ योर मोबाइल और लैपटॉप, नहीं, आपके जो मेन हथियार हैं इस जर्नी को, मतलब इस टारगेट को पाने के, वो तो आपका पेन पेंसिल और आपकी नोटबुक ही है। तो आप अपनी एक न्यू नोटबुक बनाइए बायोलॉजी के लिए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी रखिएगा, और आप डिफरेंट कलर के पेन से उनमें बहुत ही प्यारे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम जो हम आपको बनवाएंगे एग्जैक्टली सेम, ठीक है। 2 तरीके हैं नोट्स बनाने के, जब कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो टॉपिक एक स्लाइड पे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं, वी विल गिव यू द टाइम, या उस समय आपको लगता है कि अगर 1 आवर के लेक्चर में हमें साथ साथ में नहीं लिखना है तो आप जहाँ पर भी एक स्लाइड कंप्लीट होती है नेक्स्ट में मूव करते हैं, आप उसे पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और बाद में उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हम लोग आपको PDF भी भेजेंगे इन नोट्स का, तो आप चाहें तो उससे भी बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, फिर बच्चे बाद के चक्कर में सोचते हैं कि हाँ ठीक है बाद में लिख लेंगे, फिर आलस आ जाता है, चलो PDF से ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जितना क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है उतना ही नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको, माई पर्सनल सजेशन इज़ कि आप साथ में ही नोट्स बनाते चलिए। जब एक कंप्लीट होता है टॉपिक, एक स्लाइड कंप्लीट होती है, पॉज करिए, उनको लिखिए समझकर, फिर आगे देखिए, ठीक है। जो भी 1 आवर या 1.5 आवर का लेक्चर है, चाहे से वो देखने में आपको इस तरह से 2 घंटे लगेंगे, बट तरीका यही है सही से पढ़ने का, ठीक है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, व्हाट इज लिविंग। देखें भाई, किस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि येस दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। आप बताइए, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप कोई लाइफ के बारे में सोचते हैं? बताइए, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है ग्रोथ से रिलेटेड कुछ? अभी यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन तो नहीं है, तो जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि बताइए, तो आप अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं या ग्रो करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, या रिप्रोड्यूस करते हैं,
है ना, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये तो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन, अगर कोई भी स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो यस, एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी लाइफ का एक हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। और बताइए और क्या होता है? ऐसा होता है क्या बच्चों रिप्रोडक्शन में कि जैसे हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने चाहिए, तो ऐसा भी होता है क्या कि जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, एक चेयर परचेज़ की, और आज हमारे पास एक चेयर है और कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही अपनी रेप्लिका क्रिएट कर ले और एक चेयर और मिल जाए, मज़ा आ जाएगा? ऐसा हो जाए तो बस एक बार कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपने जैसी बहुत सारी बना लेगी, फिर तो हर कोई उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि दे आर नॉन लिविंग चीज़ें कभी भी खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वहाँ कुछ केसेस में आप कह सकते हैं कि मैम कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं हमने नॉन लिविंग जो अपना साइज़ इंक्रीज़ करती हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, है ना, डेजर्ट्स में मान लीजिए एक छोटा सा टीला बना हुआ है रेत का, और उस पर मतलब आप किसी दिन गए तो उसका साइज़ आपने समथिंग नोट किया कि इतना था, फिर थोड़े दिन बाद जब आपने देखा तो वही टीले का साइज़ बढ़ गया होगा, फिर थोड़े दिन बाद और बढ़ गया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नॉन लिविंग की तो ग्रोथ होनी नहीं चाहिए, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है? दैट इज जस्ट द डिपोजिशन। एक्सटर्नली अगर डिपोजिशन से साइज बढ़ रहा है तो येस दैट इज ग्रोथ, बट दैट इज नॉट द फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब ग्रोथ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन प्लस केमिकल रिएक्शंस, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी में कितनी सारी तरह तरह की रिएक्शंस होती हैं। क्या इस तरह की रिएक्शंस आपको किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मिलती है? अगर होती तो फिर तो मान लीजिए कि आपका जो टेबल है, अगर उस टेबल में थोड़ा सा भी पार्ट टूट के गिर गया, ठीक है, ख़राब हो गया, वहाँ से हट गया, तो कुछ दिनों बाद रिपेयर करके उसको नया पार्ट अपने आप ही बन जाना चाहिए था, आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना तो सेल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद को डिवाइड करती हो। हमारे में तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और फीचर है ना सेल, कि सेल जो है वो खुद को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल जो है वो न्यू सेल्स बना सकती है, सेल डिवीजन शो कर सकती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिपेयर का प्रोसेस अपने आप होता है, लेकिन ऐसा प्रोसेस हमें किसी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता, हमें ही उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, वो खुद वेल फॉर्म में हमें नहीं मिलता अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है लाइफ का, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लस मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन जैसे आपके बॉडी में कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, हम सभी की बॉडी में अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। क्या इस तरह के कोई भी प्रोसेसेस आपने कभी किसी नॉन लिविंग में देखे हैं? इस तरह की रिएक्शंस कि नॉन लिविंग में आपने ये रॉ मटेरियल डाल दिया और उसने अपने आप ही अपने लिए ज़रूरत की चीज़ बना ली, ऐसा नहीं। जो भी नॉन लिविंग है उसको बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर मशीनरीज होती हैं, उनमें हमें पूरा का पूरा सिंथेसाइज करके ही उन्हें बनाना पड़ता है आर्टिफिशियली। उनके पास नेचुरली ये पावर नहीं होती कि वो खुद की रिएक्शंस, खुद के ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना लें, है ना। तो अगेन जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी लाइफ को इंडिकेट करने का एक फीचर हुआ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्ड करना। जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना। तो वो जो रिस्पॉन्ड किया बॉडी ने, वो क्यों कर पाई हमारी बॉडी? अगर आपके पास जो टेबल है ज़रा उसको मार के देखना, धीरे से या तेज कैसे भी मार के देखो ज़रा, क्या होता है? वो आप पे गुस्सा करती है या वो आपको दोबारा से बैक में रिवर्ट मार रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो फील ही नहीं कर सकती कि आपने उसको कोई पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी चीज़ को वो फील नहीं कर सकती। उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो हमारी चीज़ों को सेंस कर सके, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस कर सके। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चलो ह्यूमंस में तो कॉन्शियसनेस सबको पता है, प्लांट्स में भी पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लाइट के अकॉर्डिंग शूट का आगे बढ़ना, फोटोट्रॉपिज्म, रूट का पानी की तरफ बढ़ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या बैक्टीरिया में भी है क्या कहीं कॉन्शियसनेस? बिल्कुल है। सोचो कैसे? अगर बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को फील नहीं कर सकते होते, नो डाउट उनके पास हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारी तरह रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गन्स नहीं है, बट येस दे रिस्पॉन्ड बाय अ सिंगल सेल। अगर ऐसा नहीं है तो दही का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
जब हम कर्ड घर पे मतलब जो हम मिल्क है उसमें थोड़ा सा इनोक्यूलम डालते हैं कर्ड बनाने के लिए, तो उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं। अब वो लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या उस प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जब दही जम जाता है या जमाना शुरू करते हैं तब हम कहते हैं कि वो हल्का सा वार्मनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडे दूध में इनोक्यूलम डाल दिया तो कर्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लिकेशन ही नहीं शुरू कर पाएंगे, है ना। इसलिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो तुरंत खट्टा हो जाएगा, या अगेन हो सकता है वो और इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो लैक्टोबैसिलस को चाहिए। और जब उनका कर्ड मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं कर्ड को, तो फिर लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। तभी तो वो प्रोसेस रुक गया कुछ समय के लिए, क्योंकि अब जो ठंडा टेम्परेचर है, जो कम टेम्परेचर है, वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो बैक्टीरिया को कैसे पता चला कि कब वो वार्म इन्वायरमेंट में है, कब वो रेफ्रिजरेटर में है, कैसे ग्रोथ होगी, कब नहीं होगी? बट ऑब्वियस दे हैव कॉन्शियसनेस, है ना। तो कॉन्शियसनेस सोचने पर हमें लगता है कि ये हायर ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, बट नहीं। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन सिंगल सेल जो सबसे लोअर है, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, दे ऑल्सो हैव दिस फीचर, ठीक है। और भी कई सारे फीचर्स से आप लाइफ और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट ये सबसे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जिनको आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और उससे भी पहले मैं पहले लिविंग की डेफिनेशन लिख देती हूँ आपके लिए। व्हाट इज़ लिविंग? देखिए, जो हमने समझा उसके बेसिस पर एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है, बट आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्या होता है बच्चों लिविंग? व्हाट इज लाइफ? लिविंग सिस्टम्स आर, या इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। आपके एनसीईआरटी की ही वर्ड्स ले रहे हैं हम। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, अभी मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ हर एक वर्ड का। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, या इसको सेल्फ रेगुलेटिंग भी कह सकते हैं, जो खुद को रेगुलेट करे या ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, interactive systems which are capable to sense and respond environmental stimuli, अब दिखने में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको ये डेफिनेशन कि मैम ये क्या लिख दिया आपने, अभी तो लाइफ को समझना इतना आसान था, अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ढंग से देखो ज़रा, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इन्होंने कहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपने जैसी अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। सिंगल सेल तो माइटोसिस करके अपनी जैसी आइडेंटिकल सेल बनाती ही है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब क्या होता है, तब भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े से वेरिएशन आ जाते हैं, बट अपने जैसे ओन काइंड तो है ना वो। तो एक तरह से रिप्रोडक्शन को यहाँ डायरेक्टली ना लिखकर सेल्फ रेप्लिकेटिंग वर्ड लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका मीनिंग हो गया एक तरह से रिप्रोडक्शन। देन इवॉल्विंग, क्या हम इवॉल्विंग नहीं है? क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तो होती है, नो डाउट। तो ग्रोथ करने में हम हमारी लाइफ स्पैन में तो इवॉल्व करते ही हैं, प्लस जो वेरिएशंस आते हैं एनवायरनमेंट की वजह से उससे स्पीशीज़ का भी तो इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप इवॉल्विंग में रख सकते हैं, ठीक है। येस, वी शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि नॉन लिविंग कभी नहीं करता, ठीक है। नॉन लिविंग में अगर आपको कोई एडिशनल फॉर्म नया फीचर बनाना है तो यू हैव टू डू, वो अपने आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्यों है हम बच्चों? क्यों खुद का ध्यान खुद रख पाते हैं? बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्योंकि हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, दैट्स वाई वी आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड या सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, क्लियर। देन
इंटरैक्टिव सिस्टम्स। इंटरैक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? इंटरैक्ट करना मतलब इन्वायरमेंट से जो इंटरैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो तो ठीक है, वो तो कॉन्शियसनेस में भी आ गया, बट इंटरैक्टिव का एक मीनिंग और हो सकता है यहाँ पर कि इसे भी आप पढ़ेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो भी हमारी एक सेल है, ठीक है, या मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पर है, ठीक है, तो अगर उस ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू बना है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, है ना, तो वो टिश्यू कोई वर्क कर सकता है पर्टिकुलर, तो क्या जो वर्क टिश्यू कर सकता है वो उसकी हर एक सेल अलग अलग कर सकती है? नहीं, वो टिश्यू तब बना जब बहुत सारे सेल्स ने इंटरैक्ट करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर कई सारी सेल्स को एक जैसा फंक्शन और एक जैसा स्ट्रक्चर शो करना था, है ना। तो जो प्रॉपर्टी उस टिश्यू में है वो इंडिविजुअल सेल में नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल में तो है बट इंडिविजुअल सेल में नहीं है, ठीक है। इसी तरह और बेसिक लेवल पे जाओ, अगर मान लीजिए सेल, एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, वहां भी इंटरेक्शन होगा, आप किस में होगा वहां इंटरेक्शन? ऑर्गेनेल्स में। सेल की जो प्रॉपर्टी है, क्या हर ऑर्गेनेल के पास वो प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं। सेल जो काम कर सकती है वो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, अकेला क्लोरोप्लास्ट नहीं कर सकता, है ना। तो जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स ने इंटरैक्ट किया तब सेल बनी, ओके। इसी तरह और छोटे लेवल पे जाओ, किसी एक ऑर्गेनेल में जो प्रॉपर्टी है वो क्या उसका एक छोटा मॉलिक्यूल शो कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया जिनसे भी मिलकर बने हैं, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी है, तो क्या एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल या सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एटीपी बना सकता है? बिल्कुल नहीं। जब उन मॉलिक्यूल्स ने इंटरैक्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया बनाया तो उस इंटरैक्शन की वजह से एक ऐसा सिस्टम बना जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए केपेबल है ना। तो इंटरैक्टिव सिस्टम्स का मतलब होता है एक तरह से इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, की जो भी बेसिक यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और फिर एक नए फॉर्म की, एक नई फॉर्म में, जैसे मॉलिक्यूल से बने ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से बने सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, तो दैट इज कॉल्ड इमर्जेंस, ठीक है। तो ये भी लाइफ का एक क्राइटेरिया है, दैट इज लाइफ हैज इंटरैक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, क्लियर। इसे भी एनसीईआरटी ने समझाया है, एज सच मेन हेडिंग्स में नहीं दिया बट लास्ट में एक पैराग्राफ में इसके बारे में है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। एंड द लास्ट फीचर इज केपेबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि ये जो हुआ आपका फीचर दैट इज कॉन्शियसनेस, है ना। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें आ गई और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा है ही खैर मेन, इसमें आप लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? सेल्स की वजह से, ठीक है। तो बट ऑब्वियस वी ऑल्सो हैव मेटाबॉलिज्म एंड यहाँ लिख देते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल तो है ही ना, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हो, स्टार्टिंग तो सेल से ही हुई होगी, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक डेफिनेशन बनी। डेफिनेशन मीन्स जो उसके जिस कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे हम उस चीज़ को डिफाइन कर सकें, है ना। तो यहीं से हम कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं। ये आपको समझ में आ गई डेफिनेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग के एंड में गिवन है, तो हमने एक बार स्टार्टिंग में इसको लिख लिया। अब हम वन बाय वन इन सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में, व्हाट इज लिविंग। चलिए अब देखिए, नाउ इसी ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी यहाँ से हम निकालते हैं क्राइटेरिया ऑफ लाइफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब अपने नोट्स में आप जो नेक्स्ट चार्ट बनाएंगे वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्राइटेरिया हैं जो लाइफ को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों ग्रोथ। सेकंड रिप्रोडक्शन, वहीं से ले रही हूं मैं, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई ना वहीं से मैं क्राइटेरिया उठा रही हूं लाइफ के। देन थर्ड हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म, जस्ट अ मिनट, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बिल्कुल ही
लाइफ सेल के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप पढ़ते हैं वायरस, जो कि जिनको हम अभी भी ए सेल्यूलर और सेल्यूलर का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, कंप्लीटली लिविंग नहीं मानते, जबकि वायरस ने तो अभी तो कोविड में कितना सबको परेशान कर रखा है। एक छोटे और वायरल डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, जब वायरस हमारी बॉडी में घुसकर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, अपना नंबर बढ़ाता है, बट फिर भी साइंस उसको कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानती, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। देन और एक उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, ये भी लाइफ को का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, जो भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो इंटरैक्ट करेंगे और फिर इमर्ज करेंगे। ठीक है, अब ये जो 6 क्राइटेरिया मैंने यहाँ लिखे ना, इनको ध्यान से समझना। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये जो क्राइटेरिया आपने लिखे ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इन दोनों को लाइफ का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहा जाता। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब आप सभी समझते हैं कि कोई चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है, या उससे उसको डिफाइन किया जा सके, डिफाइनिंग जो होता है। ठीक है, तो इन सभी क्राइटेरिया में से वो क्राइटेरिया जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होने चाहिए, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होने चाहिए, और लिविंग में भी सबके पास होने चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये इसका एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन आ गया तो फिर वो कैसा क्राइटेरिया बन जाएगा, फिर उसको आप डिफाइनिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये जो 6 क्राइटेरिया हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें से ये वाले जो क्राइटेरिया हैं, ये जो मैंने इस तरफ लिखे हैं, ठीक है, इनको मानेंगे, इनको कहा जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, या एक और वर्ड है जो आपको नीट में कभी कभार कंफ्यूज कर सकता है, ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों वर्ड जब आते हैं ना क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, तो बच्चे सोचते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो ये वाले थे, तो इंक्लूसिव उसका ऑपोजिट होगा। ऐसा नहीं है, ऑल इंक्लूसिव मतलब जो सबको इंक्लूड करे, तो ऑल इंक्लूसिव भी डिफाइनिंग में ही आता है। ठीक है, और यू में से एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, कब आप डिफाइनिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं? जब दे मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। ध्यान रखिएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेप्शन आ गया तो फिर हम इसे उधर वहाँ भेज देंगे, बट इनमें से किसी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। एंड सेकेंड थिंग, दे मस्ट बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कई बार मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ वेरी रॉन्ग टर्म। आप ऑर्गेनिज्म भी कह रहे हैं और नॉन लिविंग कह रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? ऑर्गेनिज्म वर्ड ही लिविंग के लिए आता है ना, तो जब भी नॉन लिविंग लिख रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म कभी नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी में पहले लाइफ थी अब वो मर गया तो नाउ इट इज डेड, है ना। डेड अलग चीज़ है, नॉन लिविंग। डेड मतलब जिसमें पहले लाइफ थी अब नहीं है, नॉन लिविंग मतलब जिसमें कभी लाइफ थी ही नहीं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कोई टर्म नहीं होता। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। देन ये वाले जो फीचर्स हैं दोनों अभी हम डिस्कस करेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इन दोनों में बच्चों एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ में तो कुछ नॉन लिविंग ऐसे हैं जो अपना मास इंक्रीज करके ग्रोथ शो करते हैं, और रिप्रोडक्शन में कुछ लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। कई सारे इनफर्टाइल के एग्जांपल्स आपको पता होंगे, वी विल डिस्कस इट। तो इस वजह से इन दोनों को आप लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। दे आर नॉट, यस दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। हम ये नहीं कह रहे कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट ये एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिफाइनिंग या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इनको नहीं कह सकते। दे आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस ये क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक तो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में तो आते हैं ये। ठीक है, क्लियर। क्यों? क्योंकि इनके एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं वो अभी हम इसके इंडिविजुअल पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इस पॉइंट को, एज दे हैव सम एक्सेप्शंस। ठीक है, क्लियर, डन। आप इसी तरह से अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करिए, इसको नोट डाउन करिए।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया ये। चलिए अब हम सबसे पहला फर्स्ट फीचर लेते हैं हमारा, दैट इज ग्रोथ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले ग्रोथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वो हाउ डू यू डिफाइन द ग्रोथ? सिंपली इट इज अ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल, यस और नो। ग्रोथ परमानेंट होती है, एक बार हो गई तो, और इररिवर्सिबल यानी उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर एक बार सेल्स ने डिवाइड करके, पेरेंट सेल ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाई, तो क्या वापस से वो डॉटर सेल पेरेंट सेल बना सकती है? नो डाउट एक समय बाद वो खुद पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगी, बट वो पहली वाली पेरेंट सेल तो नहीं बना सकती। सो ग्रोथ इज द इररिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल चेंज इन, ये चेंज सिंगल सेल में हो सकता है, किसी टिश्यू में हो सकता है, ऑर्गन में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली बट इट इज अ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा। ग्रोथ के कौन से दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ग्रोथ को डिफाइन करते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। आपको पता है सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल का नंबर कैसे इंक्रीज होता है? सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन कैसे होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ साइटोलॉजी, वो आप वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बट उसको ग्रोथ से कैसे कोरिलेट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंक्रीज इन मास। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज़ का अगर साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं ग्रोथ, ठीक है। अब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं हम, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। इसको देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, किससे कोरिलेटेड है। सेल, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो आप सभी को पता है दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होगा या तो ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टीसेल्युलर होगा, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो मुझे बताइए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसने अगर सेल डिवीजन किया अपनी सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए, तो एक सेल से दो सेल्स बन गए। क्या ये एक तरीके की ग्रोथ है? बिल्कुल है। अगर नंबर बढ़ा है सेल्स का तो ग्रोथ तो है। और क्या ये दो जो ऑर्गेनिज्म, ये जो दो सेल्स बनी, ये खुद एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट नहीं कर रही हैं? तो ये तो एक तरह का रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ध्यान रखिएगा, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ग्रोथ इज इक्वल टू, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इक्वल टू, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, बिकॉज बोथ प्रोसेस आर इक्वल टू सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ भी होगी, और क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी वो न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेंगी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। तो यहाँ एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यस और नो। डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है, नीट में आया हुआ भी है क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना होगा। उनमें से एक स्टेटमेंट होगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो बिल्कुल जब भी कभी ग्रोथ होगी सेल डिवीजन के थ्रू, तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, ठीक है। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बात सही है क्या बच्चों? बताओ, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब इसकी किसी एक सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाई, तो क्या दो डॉटर सेल्स इसमें बन गई, ऐड हो गई, तो क्या एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया? बिल्कुल नहीं, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन करने के अलग मेथड्स होते हैं, नो डाउट वहाँ पे सेल डिवीजन उन्हें करना पड़ता है, बट हमेशा सेल डिवाइड करते ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? यू कैन राइट दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन,
they are mutually exclusive events, they are mutually exclusive events, not dependent on each other. ठीक है, यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, जो एक दूसरे को एक्सक्लूड कर दें, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन कर लेंगे. देख रहे हैं कितनी छोटी सी चीज से किस तरह क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. 2 क्वेश्चन फ्रेम हो गए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ और म्यूचुअली इंक्लूसिव पे कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, देन अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है वो सिंपली सेल डिवीजन से हो रही है. और इसका कोई एग्जाम्पल मुझे आप मतलब ये जो ग्रोथ है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ये जो ग्रोथ है इसको देखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि दे आर ग्रोइंग और नॉट. तो उसके लिए सिंपली वी रिक्वायर ईदर कल्चर मीडियम और माइक्रोस्कोप से. तो कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल कॉलोनीज नजर आने लगेंगी, या फिर माइक्रोस्कोप से जब हम बैक्टीरियल कॉलोनीज को देखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते हुए नजर आएंगे. तो इट कैन बी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ग्रोथ कैन बी सीन बाय ग्रोथ can be seen by culture और microscope. ठीक है, कल्चर एंड कर देते हैं हम इसे, एंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यहाँ तो ग्रोथ बिल्कुल विजिबल होती ही है. अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, सेल्स के नंबर, अभी हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, सेकंड पे बाद में आएंगे. तो जब वो अपना नंबर बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, तो उससे तो ग्रोथ होती है, प्लस उनके सेल में डिफरेंशिएशन भी तो होता है ना. क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर सेलुलर लेवल को हम छोड़ दें, जो कि बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स में है, तो टिश्यू या ऑर्गन जो भी लेवल है, तो उसके लिए सेल को डिफरेंशिएट भी होना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इक्वल टू सेल डिवीजन प्लस सेल डिफरेंशिएशन, है ना. जब सेल्स ग्रो करें, जब सेल्स अपना नंबर बढ़ाएंगी प्लस उनमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, तब हम उसको एक्चुअल ग्रोथ उनकी कहेंगे. ठीक है, क्लियर. और अगर हम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन की बात करें तो अगेन प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मल्टी सेलुलर के 3 किंगडम है ना, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. तो जनरली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले चलता था, तो प्लांट एनिमल्स को ले लेते हैं, आप इसमें फंजाई भी को भी समझ सकते हैं. बट प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ये ग्रोथ कैसी होती है बताइए. प्लांट्स में ये ग्रोथ होती है इनडेफिनेट. प्लांट जब तक उनका लास्ट स्टेज नहीं आ जाती, सेनेसेंस नहीं आ जाता, तब तक जितनी भी बार आप उनकी ब्रांचेस को कट करेंगे वो फिर से डिवाइड करके न्यू ब्रांचेस बना लेंगे, बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो वी कैन राइट दैट इन प्लांट्स ये जो ग्रोथ है दिस इज indefinite and continuous. क्यों? ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ये क्या होती हैं वो आप आगे पढ़ेंगे बॉटनी में. डिवाइडिंग सेल्स थोड़ा बहुत बेसिक्स आपने पढ़ रखा होगा. तो प्लांट्स में हो गया. एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होगी. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एनिमल्स प्लांट्स की तरह मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर एनिमल्स में होती, जो कि जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ कि जैसे प्लांट में तो अपना सेल डिवीजन करके साइज बढ़ाने की हमेशा कैपेबिलिटी है. उस रेफरेंस में हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ब्रांच को कट कर दिया, उन्होंने सेल डिवीजन करके नई ब्रांच बना ली. बट इस तरह की कैपेसिटी एनिमल्स में इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं होती है. एक डेफिनेट टाइम तक ही हमारी ग्रोथ होती है. उसके बाद हमारा मेच्योरिटी पीरियड जब खत्म हो जाता है तो ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है. उस एज में हम ग्रोथ नहीं करते हैं, बट सेल डिवीजन हमारे में कंटिन्यू रहता है टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स. तो यहां हम लिख सकते हैं इन द एनिमल्स व्हाट हैपन, ग्रोथ इज फॉर, ग्रोथ इज डेफिनेट, ग्रोथ इज डेफिनेट, बट सेल डिवीजन कंटिन्यू टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन भी रुक गया. सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है जिससे कि जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करा जा सके, उनको चेंज किया जा सके. ठीक है, क्लियर. तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल.
अब हम आते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर, दैट इज इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इसे आप लिखेंगे अपने नोट्स में। नाउ बी है अपना, जस्ट अ मिनट, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंक्रीज इन मास, और यू में से इंक्रीज इन साइज। अब मुझे एक बात बताइए, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ग्रोथ के पढ़े बच्चों, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या दोनों ग्रोथ का एक एक्सेप्शन है क्या, कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ करते हैं? तो इन दोनों में से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग शो करते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या इंक्रीज इन मास? बट ऑब्वियस उनके पास सेल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ सेल कहाँ से शो करेंगे? तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो सिर्फ लिविंग में है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, यहाँ लिख लेते हैं हम इस चीज़ को, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सेल डिवीजन ओनली इन लिविंग। लेकिन ये जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज इंक्रीज इन मास एंड साइज, ये प्रेजेंट होता है इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसी वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं कहा जा सकता, ये उसका एक एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो क्या इंक्रीज इन मास एंड साइज में सिंपली आपको पता है डिफरेंस क्या है? अब लिविंग कैसे अपना साइज इंक्रीज करते हैं और नॉन लिविंग कैसे अपना साइज इंक्रीज करते हैं? तो देखिएगा कि क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, ठीक है, तो अगर हम लिविंग की बात करें और नॉन लिविंग की बात करें, लिविंग में क्या होता है, लिविंग कैसे करेंगे अपना साइज इंक्रीज? अगेन वही, उनके अंदर सेल डिवीजन चल रहा है, अंदर से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, प्लस सेल्स का साइज भी, डॉटर सेल्स अपना साइज बाद में पेरेंट सेल के बराबर कर लेती है ना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी होता है, मटेरियल्स भी और बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ होती है लिविंग की, वो किसकी वजह से हो रही है? इंट्रिंसिकली हो रही है। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नली बाहर से कुछ हमने पूरी बॉडी पर लगा लिया और हमारा साइज बढ़ गया, ठीक है, दैट इज फेक। तो जो नेचुरल बात करें हम, तो लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग में यू कैन राइट the growth is intrinsic, growth is intrinsic, जबकि नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग की बात करें तो यहां पर ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्यों? दैट इज ओनली बाय डिपोजिशन और एडिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन और एडिशन ऑफ मटेरियल्स, है ना। नॉन लिविंग में क्या होगा? जो मटेरियल्स हैं वो सरफेस पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं या एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, ना कि इंट्रिंसिक फोर्स है उनके अंदर जो उनके साइज को बढ़ा रहा है, ठीक है। जबकि लिविंग में ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मास ऑफ सेल्स। सेल का मास भी बढ़ रहा है नंबर के साथ साथ, ठीक है। और इस तरह की इंट्रिंसिक ग्रोथ को बच्चों कहा जाता है, एक वर्ड वैसे तो इतना डिटेल में आप लोगों से नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर बाय चांस नीट के किसी ऑप्शन में ऐसा कोई टर्म हो तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है इनटू ससेप्शन। इस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है इनटू ससेप्शन, जहाँ पर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, और इस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है एक्रीशन। जो अगर आप थोड़े पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ना, करते वक्त अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ आपको ये टर्म्स मिल सकती हैं। बाकी रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस में इतना डिटेल में जाकर नहीं पूछा जाता, बस इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया इंक्रीज इन मास। तो इसकी वजह से अब हम लिख लेते हैं हमारा फाइनल नोट कि क्यों हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिया भाई, हमने कहा था किसी भी फीचर को डिफाइनिंग कहने के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, एक तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, ये तो ग्रोथ में है। सेकंड, वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ग्रोथ में ऐसा नहीं है, कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज ग्रोथ occurs in all living organisms, but some non-living objects
some non-living objects also show increase in mass. हमने क्लैरिफाई कर दिया कि ग्रोथ का कौन सा फीचर शो कर रहे हैं ये. Some non-living objects also show increase in mass, hence growth cannot be considered as, क्या नहीं मान सकते हम इसको, as defining or exclusive characteristic of life. Defining characteristic of life. ठीक है, क्लियर. और एक क्वेश्चन, एक चीज और, एनसीईआरटी में अगेन एक स्टेटमेंट और है, डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं कि नहीं. डेड ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे क्या ग्रोथ का? ये जो दो क्राइटेरिया आपने देखा है, डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो डेड हो गया, डेड का मतलब जो पहले, जिसमें पहले लाइफ थी बट अब उसमें लाइफ नहीं है. ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हम वो पॉइंट भी लिख देते हैं. इस तरह के स्टेटमेंट, क्योंकि यही तो बात है ना कि एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है. अब आप लोग खुद रीड करते हैं तो आपका ध्यान नहीं जाता इन सारे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पर, या अगर जाता है तो इट्स वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो कुछ है एक्सेप्शन जो ग्रोथ करते हैं, बट डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते. अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बच्चों आपको कि नॉन लिविंग में जैसे क्या कौन इंक्रीज शो कर रहा है. माउंटेन्स, डायरेक्टली स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं. माउंटेन्स, सैंड मोल्ड्स, रेत के टीले, बोल्डर्स. ठीक है, कैन इंक्रीज देयर मास. ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा आप लोगों को. तो अपने नोट्स में पूरा ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक्स लिखकर बाद में लास्ट में इस तरह ये जो फाइनल कंक्लूजन निकला कि भाई ग्रोथ को डिफाइनिंग कहें कि नहीं, तो वो आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, जिससे जब भी रिवीजन करें तो सबसे पहले आपकी नज़र इस पर जाए. ठीक है, दिस इज अबाउट द ग्रोथ. इसे भी नोट डाउन करिए. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पर, दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ग्रोथ के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, दैट इज सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. बताइए, इसको हमने डिफाइनिंग क्राइटेरिया में रखा था या नॉन डिफाइनिंग में? नॉन डिफाइनिंग मीन्स इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, बट इसको एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते. तो अभी हम देखेंगे कि क्यों, वाई रिप्रोडक्शन, जो कि सोचने पर हमें लगता है कि यार ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है, बट ऑब्वियस कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके. तो अगर रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो भी इसको एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्यों नहीं कहा जाता लाइफ का? वो क्या कौन सा एक्सेप्शन है जो इसे एक्सक्लूसिव कैटेगरी से बाहर करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है. तो यू ऑल नो दैट इट इज द प्रोडक्शन ऑफ, सिंपल डेफिनेशन तो आप सभी को पता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड. अगर एसेक्सुअल है तो एग्जैक्टली क्लोन बनेगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अपनी स्पीशीज, अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, बट वो क्लोन हो ये ज़रूरी नहीं है, उसमें वेरिएशंस भी होंगे, इसलिए हम यहाँ ओन काइंड लिखते हैं. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड टू, क्यों करते हैं बच्चों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, है ना, टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. यहाँ मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल. क्या रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है? क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, ह्यूमंस की बात करें तो कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, मे बी इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, स्पर्म्स कम बन रहे हैं, मोटिलिटी कम है, या ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, जो भी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो इसका मतलब क्या, द ऑर्गेनिज्म इज डेड? नो, ऐसा नहीं है. अगर वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, इनफर्टाइल है, तो उसके खुद के एग्जिस्टेंस पे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस स्पीशीज़ के सारे ही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो स्पीशीज़ के नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो एक टाइम बाद उस स्पीशीज़ का दुनिया में से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस किसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है? स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस, स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ना कि इंडिविजुअल के। और यहीं से आपका आंसर निकलता है कि क्यों ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन हाउ कैन यू से दिस क्राइटेरिया एज एक्सक्लूसिव वन? तो इसलिए आप इसे डिफाइनिंग नहीं कहते, क्योंकि लिविंग, नॉन लिविंग तो कोई नहीं करता इसे, बट लिविंग में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करने में केपेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर? इस पॉइंट को हम लास्ट में लिख देंगे। पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। यू ऑल नो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। वैसे तो आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स आएंगे आपके 12th स्टैंडर्ड में। जो आपका स्टार्टिंग पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो यूनिट है पूरी फर्स्ट, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आप, उसमें प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एवरीथिंग विल बी इन द डिटेल। यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसको लाइफ से कोरिलेट करने के लिए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आपको पता है एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल। यू ऑल नो, सिंगल पेरेंट जो है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बहुत सारे मोड्स हैं, कुछ मोड्स यहाँ पे हम लिख भी लेंगे टैबुलर फॉर्म में, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो इट इज़ यूनिपेरेंटल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस क्लोन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, तो आप उन्हें क्लोन कहते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल होता है। हम ये नहीं कह रहे ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है कई बार सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि बाईसेक्सुअल है, दोनों तरह के गैमीट अगर बना रहा है तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकेला भी कर सकता है। इसलिए इट इज़ मे बी यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल, दोनों तरह से हो सकता है ये। एंड इट ब्रिंग्स वेरिएशन, बट इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये कि इसकी वजह से ही वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। तो वेरिएशंस लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही नीडफुल है। ये तो इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कौन कौन से मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अगेन इन मेथड्स को आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं एक टैबुलर फॉर्म में सिंपली कुछ मेथड्स के नाम लिख देती हूँ, कौन कौन से मेथड्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले एक आता है बच्चों बाइनरी फिशन। ठीक है, जिसमें सिंपली सेल डिवाइड करके 2 नई सेल्स बना देती है। इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ बाइनरी फिजन शो करते हैं। अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो भी आप प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। जैसे फंजाई में एक यीस्ट है यूनिसेलुलर, तो वो बडिंग शो कर देता है। ये नहीं कि हर यूनिसेलुलर, बट मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इवन आपके सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा, दे ऑल शो बाइनरी फिजन। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बाइनरी फिजन का के बाद सेकेंड, मतलब नेक्स्ट मोड आता है रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। स्पोर्स भी तो बनाते हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स, आपको पता होगा। चलिए, स्पोर फॉर्मेशन की जगह पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं बडिंग बता देती हूँ आपको। बडिंग, ठीक है, बडिंग यूनिसेलुलर यानी यीस्ट में तो होता ही है, एंड हाइड्रा भी बडिंग करता है। ज़रूरी नहीं है बडिंग हमेशा यूनिसेलुलर ही करे, ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, दोनों में बडिंग का प्रोसेस देखा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बडिंग के बाद स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनाना। स्पोर्स बनाने में फंजाई तो है ही, फंजाई मोस्टली आपको पता है स्पोरोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी भी तो हैं जो स्पोर्स बनाती हैं, यस और नो। जाइगोस्पोर वगैरह बनता है ना एल्गी में, ऊ स्पोर बनता है, तो एल्गी भी स्पोर्स बनाती हैं। देन बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया भी जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस लगती हैं तो वो स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देन एक मेथड होता है इसमें बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन वर्ड का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा। रीजनरेशन का मतलब जब भी कोई रीजनरेशन का नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मली इसका मतलब है कि अपने किसी लॉस्ट पार्ट को दोबारा बनाने की कैपेसिटी, उसको रीजनरेट करना। जैसे लिजर्ड में होता है टेल
अगर कट हो जाए तो वो अपने लॉस्ट टेल को दोबारा रीजनरेट कर सकती है। तो दैट इज रीजनरेशन, द कैपेसिटी टू डेवलप अ लॉस्ट पार्ट। लेकिन रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन में कब इंक्लूड करेंगे? जब अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कैपेसिटी हो कि अगर उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएं या एक छोटा सा पीस अलग हो जाए तो उस छोटे से पीस से भी पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, तब आप उसे कहेंगे। इन दिस केस रीजनरेशन एक्ट एज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर उस वो जो लिजर्ड है उसने अपनी टेल तो बना ली, बट अगर उस कट टेल से पूरी की पूरी लिजर्ड भी अगर दोबारा बन जाती ना, तब हम कहते हैं कि लिजर्ड रीजनरेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करती है। बट यू नो लिजर्ड्स तो हायर एनिमल्स में आती है, कॉम्प्लेक्स है, वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है लोअर ऑर्गेनिजम्स का जहाँ रीजनरेशन एक तरह का रिप्रोडक्शन है? तो दैट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल प्लेनेरिया। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, वहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आएगा प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया की बॉडी के छोटे छोटे पीसेज इंटेंशनली कर दिए जाएं तो वो हर एक पीस से नया प्लेनेरिया डेवलप कर लेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया। कौन सा एग्जाम्पल? जहां ये इसको एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। इसी तरह एक और होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? ये भी समवॉट रीजनरेशन की तरह ही होता है कि इसमें भी अगर ऑर्गेनिज्म के जो पीसेज हैं उनसे हर एक पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बट फ्रेगमेंटेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस यानी यहाँ पे इंटेंशनली इंड्यूस नहीं है ये प्रोसेस, ऑटोमेटिकली जैसे स्पायरोगायरा है वो जैसे ही मेच्योर होता है उसके बॉडी के पीसेज हो जाते हैं और हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उस केस में हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया आपका दैट फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, ये मैं वही एग्जांपल्स आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ जो आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। फिलामेंटस, हालांकि आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। फिलामेंटस एल्गी का बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन और कौन शो करता है? जब आप प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट्स में मॉसस के बारे में आएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी 11th-12th कर चुके हैं, उनको तो पता भी होगी ये चीज़ कि जो आपके मॉसेस जो होते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस होते हैं उनमें एक स्टेज आती है प्रोटोनीमा। इस तरह की क्रीपिंग फिलामेंटस स्टेज होती है। तो ये जो प्रोटोनीमा है ये एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है बाय द प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। इसके अगर ये मैच्योर होते ही पीसेस में डिवाइड हो जाती है और हर पीस से एक नया लीफी स्टेज डेवलप होता है आगे जाकर। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल हुआ प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। ठीक है, एंड यस सम फंजाई ऑल्सो शो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए बच्चों किसके? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। ये मेथड्स हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली आप इतना सा याद रख सकते हैं कि इसमें कोई डिटेल तो आपको पढ़नी नहीं है, सबका एक बेसिक फॉर्मेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, सिंपली ऑर्गेनिजम्स पहले जो पेरेंट्स हैं वो गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन से, जब गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं तो उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। ठीक है, गैमीट दोनों तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। दीज आर द साइंस फॉर मेल एंड फीमेल। और जो जाइगोट है वो फिर डेवलप करके, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो डायरेक्टली, और अगर मल्टी सेलुलर है तो मल्टीप्लाई करके न्यू इंडिविजुअल बनाता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होती है कि मियोसिस कहाँ होगा, माइटोसिस कहाँ होगा, प्लांट्स में इसमें स्पोर्स भी बनते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स हुई। अब जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए कि रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरह से होता है, तब मुझे बताइए कि रिप्रोडक्शन को क्या हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं क्या लाइफ का? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो भी आप इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह रहे हैं। द आंसर इज बिकॉज देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग बट डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं कि although reproduction
is present, sorry, is not present in any non-living object, any non-living object yet it is not a defining or exclusive characteristic of life because क्यों? Because there are some living organisms which cannot reproduce, which cannot reproduce. तो एक्सेप्शन हो गए ना ये उस बात के। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों? वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग हैं फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? तो उसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है म्यूल्स। पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है नाम? म्यूल्स क्या होते हैं? नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। म्यूल इज अ हाइब्रिड बिटवीन हाइब्रिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन डोंकी एंड हॉर्स। ठीक है, तो म्यूल क्या है? एक हाइब्रिड एनिमल है जिसको एक्सपेरिमेंट से डेवलप किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया जाता है। किसका हाइब्रिड है ये? हाइब्रिड ऑफ मेयर एंड जैक। मेयर क्या है? मेयर इज फीमेल हॉर्स, जैक क्या है? मेल डोंकी। ठीक है, और इस हाइब्रिडाइजेशन का ये एक आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तो डेवलप हुआ, म्यूल्स तो डेवलप हुए, लेकिन म्यूल से नया म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, म्यूल्स इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्टेराइल वर्कर बीज। स्टेराइल वर्कर बीज आपने हनी बीज में छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हनी बीज में डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हनी बीज का जो छत्ता होता है, बी हाइव होता है, उस बी हाइव में जितने भी तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उनमें से एक क्वीन बी होती है जो कि क्या करती है? उस एग प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। और जो बाकी की फीमेल बीज हैं उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, उनको वर्कर बीज कहा जाता है। उनका फंक्शन होता है नेक्टर कलेक्ट करके लाना, जो भी प्रोटेक्शन करना, वो हनी प्रोड्यूस करना, ये सारे फंक्शंस वर्कर बीज के होते हैं। और ये डिफरेंस क्यों आता है? क्वीन बी भी एक फीमेल बी है, वर्कर बीज भी एक फीमेल बी है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब फीमेल बीज बनी होती हैं बी हाइव में, तो उन फीमेल बीज में से जो उनकी मदर होती है वो एक रॉयल जेली सिक्रीट करती है। तो वो रॉयल जेली सिर्फ एक ही बी को खाने का चांस मिलता है, और जो बी उस रॉयल जेली को खाती है वो तो क्वीन बी बन जाती है, और बाकी की जो बीज हैं वो वर्कर बीज रह जाती हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, और उन दो फीमेल बीज के अलावा जो मेल बीज हैं जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है, दे आर रिप्रोडक्टिवली केपेबल। ठीक है, तो स्टेराइल वर्कर बीज में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वर्कर बीज कौन है? दीज आर द फीमेल बीज। ठीक है, वर्कर बीज आर नॉट ड्रोन, ड्रोन तो मेल बी को कहते हैं, वर्कर बीज आर द फीमेल बीज। ये कि ये स्टेराइल होती है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल हो सकता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं बट फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग क्राइटेरिया, नॉट अ डिफाइनिंग और एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्लियर? ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये आप रिप्रोडक्शन में ये चीज़ नोट करके, ठीक है, जो डिटेल्स एनसीईआरटी में दी हैं ये नोट करने के बाद नोट डाल के ये लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? डन? हाँ जी, तो रिप्रोडक्शन के बाद अब आते हैं हम थर्ड क्राइटेरिया ऑफ लाइफ पर, दैट इज विच इज द थर्ड क्राइटेरिया? मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म। क्या बताया था मैंने बच्चों आप लोगों को, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? दे आर द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग सिस्टम। किसी भी इसकी डेफिनेशन बोलते हैं तभी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वर्ड निकलता है द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग सिस्टम। और अगर डेफिनेशन में ही हमने कह दिया कि इट इज़ अकरिंग इन अ लिविंग सिस्टम, तो मतलब ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, कोई भी, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। बिना मेटाबॉलिज्म के सेल का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म, अगर केमिकल रिएक्शंस ही नहीं होंगी, सेल में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके कुछ नया नहीं बनाएंगे, या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल में नहीं बदलेंगे, तो हाउ सेल विल सर्वाइव। तो इसीलिए किसी भी सेल को मेंटेन करने के लिए उसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी है, बट आप वर्ड में डिफरेंस समझ रहे हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब वो एक फीचर है, और अगर उसमें डिफाइनिंग या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया तो वो एक ऐसा फीचर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? इट इज द सम टोटल of all chemical reactions occurring in a body, और यू में से सेल, ज़रूरी तो नहीं है हर कोई बॉडी का बनाए, ठीक है, क्योंकि बॉडी वर्ड तो आप तब यूज़ करते हैं ना जब सेल, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, या बॉडी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं। ओके, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। अब वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी हो सकती हैं? दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म बच्चों। वन इज एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म पढ़ा होगा आप लोगों ने, एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। What is the basic difference in these two terms? Very simple. एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, कैटाबोलाइज करना। क्लियर? तो एनाबॉलिज्म का क्या मीनिंग है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, जस्ट अ मिनट, रिएक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं हम, क्योंकि ये रिएक्शंस ही होती हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस, सिंपल सब्सटेंसेस से अगर बनते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तब तो आप उसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। कैसे बन रहे हैं? सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस सिंथेसाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, सिंथेसाइज, ओके। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ, अगर ऑलरेडी हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंसेस में, तब आप इसे कहते हैं बच्चों सिंपलर सब्सटेंसेस में, तब हम इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्लियर? देन जब भी, मुझे एक बात बताइए कि जब भी कोई सिंपल सब्सटेंस जुड़कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी या खर्च होगी? मतलब एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी का इनपुट हमें देना पड़ेगा, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मटके के एग्जांपल से लेते हैं हम, ठीक है। किसी भी एक कुम्हार को एक मटका बनाना है सिंपली, ठीक है, तो उस मटके को बनाने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा या उस मटके को उसने हमें दिया, हमारे हाथ से छूट गया और गिर के टूट गया, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? किस चीज़ को, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कौन सा मेहनत वाला प्रोसेस है? बट ऑब्वियस किसी भी चीज़ में देख लो, नॉट ओनली इन दिस केस, किसी भी चीज़ को बनाना, किसी सिस्टम को खड़ा करना ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो यहाँ पर एनर्जी
देनी पड़ती है, सिस्टम को एनर्जी देंगे, अपने इनपुट्स देंगे, तब जाके एक सिस्टम खड़ा होगा। और किसी चीज़ को तोड़ने में कुछ टाइम नहीं लगता, बल्कि वो जब तोड़ती है तो जब वो चीज़ टूटती है तो जैसे आवाज़ होगी तो साउंड एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज़ हुआ, या कोई चीज़ जल के ख़त्म हो गई तो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हुई है ना। तो यहाँ पर जनरली कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि यहाँ पर एनर्जी यूज्ड होती है। ठीक है, तो जब भी सेल में, आप इसे सेल से कोरिलेट करें, तो जब भी किसी सेल में एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों में। ठीक है, आप इसको डिफरेंस की तरह भी समझ सकते हैं। देन सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ इनमें कि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, एनर्जी इज यूज्ड अप। सेल को एनर्जी चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए। जैसे इसका एक आप एग्जांपल ले सकते हैं बहुत ही अच्छा, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए, है ना। और जब आप फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी जब लाइट रिएक्शन वाला पार्ट होता है तो लाइट रिएक्शन में उस सनलाइट को पहले ये एटीपी में बदलते हैं और फिर एटीपी से फूड बनता है। तो अल्टीमेटली एनर्जी की जरूरत पड़ी, बिना सनलाइट, बिना एनर्जी सोर्स के फूड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी यूज्ड अप हो रही है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, या कोई भी और एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आप आगे पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में कि जो ER है ना, तो RER प्रोटीन्स बनाती है और SER लिपिड्स बनाती है, तो वहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होगी उनको फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन ER, या और कोई भी सिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, दे आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में आएंगे। आपको जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रही मैं, हर एक पैराग्राफ के बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड MCQs आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, आपको पता है जो भी बुक्स हैं उनमें चैप्टर वाइज MCQs अवेलेबल होते हैं। अभी से नहीं आपको नीट के पेपर सॉल्व करने शुरू कर देने हैं, अभी तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करिए और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज, तो इसका एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे। कहाँ एनर्जी रिलीज होती है, जब फूड का फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना या हमने जो फूड बाहर से खाया, जब वो फूड सेल में यूज्ड अप होता है ना, किस फॉर्म में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, या ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो कहते हैं ना रेस्पिरेशन के उस पार्ट को, तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। आप सभी ने रिएक्शन पढ़ रखी है ना इसकी, याद है, याद कराऊं, ध्यान कराऊं, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका जब ब्रेक डाउन होता है एंजाइम्स के थ्रू तो क्या बनता है, CO2 बनती है, वाटर बनता है और प्लस क्या रिलीज होता है, एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और तो सेलुलर एस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह से नॉट ओनली सेलुलर एस्पिरेशन, जब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, आपने जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं आप, तो उसमें आपने मान लीजिए कोई स्टार्च खाया, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है आपके बॉडी में। जब वो स्टमक इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स उसको स्टार्च के मोनोमर कौन है, ग्लूकोज, उनमें तोड़ेगा, तो वो भी एक तरीके का कैटाबॉलिज्म है। प्रोटीन्स आपने खाए, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड्स बनेंगे, लिपिड से फैटी एसिड्स बनेंगे, तो ये सब ही कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आएगा। तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और मेटाबॉलिज्म की इस सारी नॉलेज के बाद क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नहीं लाइफ का? डेफिनेटली इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि आपने देखा कि मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शंस, एंड जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं वो किसी भी सेल के सिस्टम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और किसी भी नॉन लिविंग में इस तरह के रिएक्शंस नहीं देखी जाती। दैट्स वाई इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो हम नोट डाल के लिख लेते हैं, मेटाबॉलिज्म occurs in all लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है या कोई एक्सेप्शन पढ़ा आपने? कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक सभी को अपने सर्वाइवल के लिए इन केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत है। सेल
में साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस अगर नहीं होंगी तो सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन एंड नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं। हेंस वी कैन से दैट हेंस इट इज अ डिफाइनिंग और एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों से इस पे कोई भी स्टेटमेंट पे नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आई थिंक नाउ यू कैन आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसी में मेटाबॉलिज्म में एक छोटी सी टर्म और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम, दैट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं ये? भाई वर्ड से पता चल रहा है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब तो मैंने आपको बताया सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑल द केमिकल रिएक्शंस, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एक सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन की। अगर इन सारी किसी भी सेल में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस में से किसी एक सिंगल रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देखना चाहें, इन विट्रो, ठीक है, लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देखना चाहें। इन विट्रो का मीनिंग आप सभी को पता है, सेल फ्री सिस्टम, है ना। बायोलॉजी में ये दो वर्ड्स आप बहुत कॉमनली पढ़ेंगे बच्चों। इन विट्रो का मतलब होता है सेल फ्री सिस्टम और इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो अगर हम लेबोरेटरी में किसी एक रिएक्शन को परफॉर्म करके देखें तो हम क्या कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है उस सिस्टम को हम लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे। देखिए समझिए इस चीज़ को आप पहले। अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में मैंने स्टार्च के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब में स्टार्च के साथ टाइलिन एंजाइम डाला, ठीक है, एक्वस मीडियम है, तो क्या ये टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा तुरंत? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये तुरंत स्टार्ट कर देता ना, तब तो हम इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं कह सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन आप इसे तब कहेंगे जब इसको होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर हों। ये टाइलिन एंजाइम तभी एक्ट करेगा जब इसे इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी। जैसे टाइलिन एंजाइम के लिए आपको पता है कि जो हमारी सलाइवा का पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है 6.8, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा उसके जस्ट अ मिनट, बॉडी नहीं लिखते हैं यहाँ पर हम, जो भी इसका एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है वो इसको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये ह्यूमन सलाइवरी एंजाइम है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। एक्वस मीडियम हमने प्रोवाइड कर ही दिया है। तो जब तक हम इस तरह की कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये एंजाइम एक्ट ही नहीं करेगा स्टार्च पे। ये सिर्फ तभी एक्ट करेगा जब आप ये कंडीशंस इसको देंगे। तो कुछ शर्तों के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, कुछ एप्रोप्रिएट कंडीशंस के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि ये कंडीशंस आपको देनी पड़ी, दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि येस इट इज़ अ लिविंग रिएक्शन। अगर नॉन लिविंग, अगर ये सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है जैसे कि लेबोरेटरी में होती है, तो सिंपली जैसे आप बोलते हैं किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो वो तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशंस तो नहीं होती कि भाई इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभार टेम्परेचर और प्रेशर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर देते हैं, बट रिएक्शन तो तब भी होती है ना बिना उनके भी। बट यहाँ तो जब तक ये कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक टाइलिन एक्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये एक लिविंग रिएक्शन तो है, लिविंग मतलब एक मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है। बट अब मुझे बताइए, क्या ये टेस्ट ट्यूब एक लिविंग सिस्टम कह सकते हैं आप? क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म कर दिया, तो क्या ये टेस्ट ट्यूब एक लिविंग सिस्टम हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप इस टेस्ट ट्यूब को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लिविंग रिएक्शन है ये इस टेस्ट ट्यूब में सिंगल रिएक्शन है और आपने कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस दी तब जाके रिएक्शन हुई। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में स्पॉन्टेनियसली, हाँ अगर ऐसा होता कि टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डालते ही टाइलिन स्पॉन्टेनियसली उसका डाइजेशन शुरू कर देता, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब में ये कंडीशंस पहले से प्रेजेंट हैं, तब आप कह सकते थे कि शायद ये कोई लिविंग सिस्टम हो। बट नहीं, ये कंडीशंस आपने प्रोवाइड कराई, ठीक है, यानी लिविंग रिएक्शंस को परफॉर्म कराया है, टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है।
तो इस वजह से क्योंकि आपने इनको परफॉर्म कराया है, दैट्स वाई आप लिविंग टेस्ट ट्यूब को लिविंग सिस्टम नहीं कह सकते, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इस तरह की आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये जो टेस्ट ट्यूब, ये जो सिस्टम है जो कि इस रिएक्शन को शो कर रहा है, दिस इज नीदर लिविंग, ना तो कंप्लीटली आप इसे लिविंग कह सकते हैं क्योंकि लिविंग होता तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए थी, नॉर नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग पूरी तरह इसलिए नहीं कह रहे आप, क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करने पर एटलीस्ट इसने वो चेंजेस शो तो किए जो लिविंग सिस्टम में होते हैं, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बट इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में फिट करना है, आपको समझ में आ भी जाएगा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन विट्रो दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एंड यस, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो द रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। इस बात को हम यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, इस वे में तो आपको याद नहीं होगा, इसे रब कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसके लिए प्रॉपरली इसको लिख देती हूँ। क्या है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन? सॉरी, इफ अ metabolic reaction is to be performed in a test tube, ठीक है, is to be performed in a test tube, then it is neither living nor नॉन लिविंग, ना ये कंप्लीटली लिविंग है ना कंप्लीटली नॉन लिविंग है। सच रिएक्शंस, तो फिर ये क्या है? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड लिविंग रिएक्शंस। एज अ रिएक्शन आप उसको लिविंग कहेंगे बट नॉट लिविंग सिस्टम, बट उस टेस्ट ट्यूब को आप लिविंग सिस्टम नहीं कह सकते जिसमें वो लिविंग रिएक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन क्यों कहा हमने? बिकॉज दे आर परफॉर्म्ड अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। अगर बिना किसी कंडीशन के हो जाती फिर तो हम उसे नॉन लिविंग, फिर तो हम उसे लिविंग रिएक्शन भी नहीं कह सकते थे, ठीक है, सिंपल। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट जब आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे घुमा फिरा के इस बात को पूछने का ट्राई किया जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, तो आप सही आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म, ओके।